Hello everyone, good morning to all of you. So let's start with the newspaper discussion of 11th of November. Before that, if you want the PDF of this particular video, you can go to Telegram and search for Study Score Official and you'll get the PDF. So starting with the discussion, the first topic is about mining. Okay, you must have heard the news that 4 coal miners have been killed in Telangana. Now, this is a news. Now, for UPSC, as I said earlier also, that you should not stop only at news, but you should go and look into the issues. What is the main issue that has caused these deaths? Okay, now coal industry in India employs more than 6 lakh miners plus other workers. So इनकी safety जो है that is very important from India's point of view, especially from safety of workers point of view. So what are the main causes of death in coal mines? फर्स्ट इज फायर डैम्पिंग एंड डस्ट एक्सप्लोजन, जो आग लग जाती है एंड डस्ट एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है, एक्सप्लोजन दैट इज द मेन कॉज. इसके अलावा लैंड स्लिप कर जाते हैं. जस्ट सपोज दिस इज अ कोल माइन एंड सम वर्कर्स आर वर्किंग बीनीथ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस पर्टिकुलर शिप स्लिप्स एंड रूफ फॉल्स ओवर देयर हेड, छत जो है उनके ऊपर गिर जाती है और उसके कारण भी काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है. थर्ड इज माइन फायर्स. माइन देखिए, कोल जो है, कोल ऑलरेडी एक अपना कंबस्टिबल, बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल होता है. उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर आग लग जाए तो उसके कारण आग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो सकती है. फोर्थ इज अबाउट टेक्निकल फेलियर्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनाइजेशन. किसी भी तरीके की अगर जो मशीन्स वगैरह आ रखी हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू हो जाएगा, उसके कारण भी उसके अंदर आग लग सकती है माइंस के अंदर. और द लास्ट इज एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग. कोल के अंदर से ये गैस रिलीज होता है कार्बन मोनोक्साइड, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड दैट ऑल्सो कॉजेज डेथ अमंग द वर्कर्स. ठीक है, इसके अलावा हम अब एक इशू को प्रॉपरली चेक करते हैं कि व्हाई डू कोल माइंस एक्सप्लोड, व्हाट इज द मेन रीजन इसके कारण एक्सप्लोजन होता है. नाउ, दो मेन टाइप की एक्सप्लोजन होते हैं, मीथेन एक्सप्लोजन एंड कोल डस्ट एक्सप्लोजन. दीज आर द ओनली टू टाइप की एक्सप्लोजन जो कि कोल के अंदर हो सकता है, ठीक है, कोल माइंस के अंदर हो सकता है. नाउ, सबसे पहले हम मीथेन एक्सप्लोजन को समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अकर्स इन माइंस व्हेन अ बिल्डअप ऑफ मीथेन गैस. नाउ एज वी नो, मीथेन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोल. ठीक है, कोल का एक बाई प्रोडक्ट है मीथेन. वो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है. एंड इफ इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द हीट सोर्स, किसी भी तरीके का अगर हीट सोर्स के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके अंदर आग लग सकती है. बट कंडीशन है, वहाँ पर हीट सोर्स पे तो आया, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कोई ऐसा एयर नहीं था जो कि इस गैस को डाइल्यूट कर दे. देखिए, अगर ये एक रूम है, इसके अंदर अगर मीथेन आ जाए, ठीक है, और बट साथ में अगर और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एयर आ जाए तो ये मीथेन डाइल्यूट हो जाएगा. ठीक है, मीथेन नॉर्मली आग नहीं लगता है. मीथेन का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, जैसे दैट इज 9.5%, यानी कि 9.5% इज द परफेक्ट परसेंटेज. उसके अलावा 5 to 15% अगर मीथेन इतना आ जाए एयर के अंदर, मतलब पूरे एयर का 5 to 15% अगर मीथेन हो तो जाकर उसके अंदर आग लगती है, उससे कम में आग नहीं लगती है. नो पॉइंट इज, अगर किसी रूम में मीथेन भर भी गया है तो हम इसे डाइल्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम अदर गैसेस. अगर हम किसी और गैसेस को भी उस पर्टिकुलर रूम में या फिर उस पर्टिकुलर जगह पर डाल दें तो वहाँ पर मीथेन जो है डाइल्यूट हो जाएगा और वहाँ पर आग नहीं लगेगी. ठीक है, तो देखिए, अगर देर इज नॉट इनफ एयर टू डाइल्यूट द गैस टू लेवल बिलो इट्स एक्सप्लोजन पॉइंट, जो भी मीथेन का एक्सप्लोजन पॉइंट है उसको अगर हम कम कर दें, मतलब उसको हम मीथेन वहाँ तक पहुँचने ना दें, 5% तक हम उसको पहुँचने ना दें, तो उसमें कभी आग लगेगी नहीं. ठीक है, तो ऐसे माइंस में जहाँ पर पहली बात तो मीथेन का बिल्डअप हो गया हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया हो, और साथ ही साथ उसके अंदर कोई भी ऐसा गैस ना हो जो कि मीथेन को डाइल्यूट कर रहा हो, ऐसे टाइम में अगर उनके यहाँ पर कोई भी आसपास हीट सोर्स आ गया तो मीथेन के अंदर आग लग सकती है. नाउ, कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जैसे कि यूएसए वगैरह में, यूएसए वगैरह के जो कोल माइंस हैं, कुछ इंडिया में भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 1 टन ऑफ कोल कंटेन्स 100 to 600 क्यूबिक फीट ऑफ मीथेन. मतलब सिर्फ 1 टन कोल के अंदर इतना ज़्यादा मीथेन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो मीथेन बेड हमें पता है कोल के अंदर ट्रैप्ड होता है. ठीक है, नाउ व्हेन एनी एयर, कोई भी एयर जिसके अंदर इफ द मीथेन का अमाउंट बिकम्स 5 to 15%, तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग. नाउ यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि मीथेन ऑटोमेटिकली आग नहीं लगता है उसके अंदर, बट उसके अगर अगर उसका परसेंटेज 5 to 15% तक पहुंच जाए तो उसके अंदर आग लग सकती है. ठीक है, नाउ मीथेन इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. जो नेचुरल गैस होता है उसका मेन कॉम्पोनेंट मीथेन होता है. देखिए, 5 to 15% इज अ जनरल टर्म. नाउ एग्जैक्टली 9.5% अगर मीथेन हो जाए एयर के अंदर, यानी कि टोटल जितना भी एयर का परसेंटेज है उसमें से 9.5% अगर मीथेन हो जाए, देन इट इज द मोस्ट डेंजरस कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज. नाउ इट रीचेस द परफेक्ट ऑक्सीडेशन पॉइंट एंड दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल मिक्सेस विद राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसके कारण बहुत ही ज़्यादा भयानक आग लग सकती है एंड इट कैन कॉज मैनी बिग प्रॉब्लम्स. अब देखिए, जब भी ऐसे जगहों पर आग लगेगी तो इट विल प्रोड्यूस वाटर, carbon dioxide and a large amount of heat. That this is the main cause of concern. Now at this point it does not require much heat to ignite the combustion. अगर एक बार आग शुरू हो गई तो उसके बाद उसको और आग नहीं चाहिए होता है, बिकॉज मीथेन एक्सप्लोजन जब होता है ना, उसके अलावा भी
ऑलरेडी वो हीट प्रोड्यूस करता रहता है, हीट प्रोड्यूस करता है तो ऑलरेडी उसको हीट मिलता रहता है। उसी कारण अगर एक बार मीथेन मतलब आग लग गई उसके अंदर, इट एक्सेलरेट्स वेरी फास्ट, तो इसको उसके बाद उसको कोई भी हीट सोर्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो द ओनली थिंग इज कि हमें मीथेन को एक्सप्लोड होने से पहले ही उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, उसके प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा द हीट जनरेटेड बाय दिस प्रोसेस रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द एयर विद इन द माइन। अगर एक माइन है उसके अंदर अगर एक्सप्लोजन हो भी गया है तो क्या होगा, धीरे धीरे एयर जो है वार्म होने लगेगी और ऊपर की तरफ उठने लगेगी, विच कॉजेज इट टू एक्सपेंड इन वॉल्यूम। ऑब्वियस सी बात है, गर्म चीज जो है उसका एक्सपेंशन होता है, चारों तरफ फैलता है, ठीक है। अब देखिए, अमाउंट ऑफ एयर इज लिमिटेड इनसाइड द माइन, राइट। अगर हर एक एयर मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देगा तो वो बाहर माइन की छत की तरफ और माइन की डाउन की तरफ चारों तरफ ही क्या है, प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ एयर कैन नॉट एक्सपेंड इजिली अंडरग्राउंड, अंदर की तरफ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा तो इट विल कॉज द एयर अहेड ऑफ द कंबशन जोन टू कंप्रेस एंड कॉज अ शॉक वेव। और अचानक से क्या होता है, इस पूरे एरिया में एक शॉक वेव आ जाएगा, जिसके कारण रूफ वगैरह गिर सकती हैं एंड यहाँ पर आग लग सकती है। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हम किसी तरीके से मीथेन को बिल्डअप ही ना होने दें, कैसे कर सकते हैं? वेंटिलेशन के थ्रू। अगर हम एक चैम्बर ऐसा बना दे, हम ऐसा एक चैम्बर बना दे किसी तरीके से, जो भी एक्स्ट्रा मीथेन है, जो भी मीथेन इसके अंदर बिल्डअप हो भी रहा है वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहे, तो उसके अंदर कभी भी 5% तक मीथेन आएगा ही नहीं, तो उसके कारण क्या होगा, कभी भी आग नहीं लगेगी। इसके अलावा कुछ जगहों पर, कुछ माइंस में ऐसा भी यूज़ किया गया है जहाँ पर बड़े बड़े लार्ज फैंस लगाए गए हैं टू ब्लो द एयर आउट, ठीक है। जैसे ये अगर माइन है तो यहाँ पर बड़े बड़े फैन लगाए गए हैं जिससे कि हवा जो है बाहर की तरफ उसको फेंकता है। इसके अलावा कोल माइंस की बात करें तो एक जो, अगर हम गाइड बुक की बात करें तो उसमें 1% बोला गया है कि मीथेन का कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा हमें पता है कि 5% से खतरा स्टार्ट होता है, बट उन्होंने फॉर सेफ्टी बोला है 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमने बात की थी कि दो कारणों के कारण माइन एक्सप्लोजन होता है, फर्स्ट इज मीथेन एंड सेकंड इज कोल डस्ट। तो मीथेन के बारे में हमने बात कर ली, सेकंड हम कोल डस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, mine explosion can also be triggered when fine particles of coal dust come into contact with the heat source. Again, हीट सोर्स चाहिए होगा। अगर कोल के, देखिए कोल ऑलरेडी बहुत कंबस्टेबल है, कोल के छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर वो भी हीट सोर्स के अंदर आएंगे ना, उसके अंदर भी आग लग सकती है, उसके अंदर भी फायर लग सकता है, ठीक है। नाउ व्हाइल मीथेन जो है, इट इज ईजियर टू इग्नाइट, उसको कोई भी हीट सोर्स मिलेगा वो इजिली इग्नाइट हो जाएगा। 5% तक मीथेन कंसंट्रेशन हो जाएगा तो इजिली इग्नाइट हो जाएगा। लेकिन द एक्सप्लोजन प्रेशर एंड द हीट वैल्यू ऑफ मीथेन इज नॉट एज हाई एज कोल डस्ट। इसका मतलब है कि अगर एक जगह पर मीथेन से आग लगती है और एक जगह पर कोल डस्ट से आग लगती है, तो कोल डस्ट का जो आग होगा दैट विल बी मच मोर, इट विल कॉज मच मोर डैमेज एज कंपेयर टू मीथेन, ठीक है। सो कोल डस्ट का जो एक्सप्लोजन है, इट इज मच मोर डेंजरस। नाउ जो डस्ट एक्सप्लोजन है, इट नीड्स अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट सस्पेंडेड इन एयर। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का कोल ऊपर जाएगा और आग लग जाएगी उसके अंदर, ऐसा नहीं होता है। इट नीड्स अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट दैट शुड बी सस्पेंडेड इन एयर। तो नॉर्मली एनवायरमेंट में इतना ज़्यादा डस्ट मिलता नहीं है। लेकिन अभी हमने जो बात किया, मीथेन के एक्सप्लोड होने से जो आसपास शॉक वेव्स रिलीज होती हैं, उसके कारण क्या होता है, आसपास की छत टूटने लगती है और नीचे गिरने लगती है। उसके कारण बहुत ही ज़्यादा जो है कोल डस्ट वहां पर बिल्डअप हो जाता है उसी माइन के अंदर, ठीक है। माइन के अंदर वो बिल्डअप होने के कारण और मीथेन रिएक्शन होने के कारण से हमने ये भी पढ़ा है, देखिए, कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हीट प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए कोल डस्ट हमें ऑलरेडी मिल गया हमें बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉक वेव। इसके अलावा हमारे पास हीट भी है जो कि उसको इग्नाइट करेगा, एंड उसके कारण जो मीथेन फायर के कारण, जो मीथेन एक्सप्लोजन के कारण जो फायर स्टार्ट हुई थी, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है माइंस के अंदर। Now, this is the main cause of fire inside the mines. So, a methane explosion has the potential to ignite a more catastrophic dust explosion. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मीथेन एक्सप्लोजन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डस्ट एक्सप्लोजन के, और मीथेन एक्सप्लोजन कैन कॉज डस्ट एक्सप्लोजन डायरेक्टली। नाउ इसका कैसे इसको बचाया जा सकता है? इसको बचाने के लिए एक चीज होती है लाइमस्टोन, दैट इज चूना, ठीक है। नाउ चूना के पास एक बहुत ही अच्छी पावर है, दैट इट एब्जॉर्ब्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द मीथेन एक्सप्लोजन। वो हीट को ही जनरेट कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके पास कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, आग लगने का सोर्स नहीं रहेगा। नाउ इट विल ईदर स्टॉप द चेन रिएक्शन और रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोजन, यानी कि इसको पूरी तरीके से बंद भी कर सकता है और किसी तरीके से उसको कम भी कर सकता है, ठीक है। अब दिस वाज ऑल अबाउट कि क्या 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 प्रोसेस है जिसके कारण आग लगती है। नाउ लेट्स सी कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे कोल फील्ड्स हैं। नाउ झरिया एंड बोकारो, रानीगंज, ठीक है, सिंगरौली, पेंच, कन्हन, देखिए सी इब एंड तालचेर, सिंगरैनी, लिग्नाइट। यू कैन सी ये अलग अलग जगह हैं जहां पर ये हमारे कोल बेल्ट्स हैं, ये हमारी कोल बेल्ट्स हैं इंडिया की। इसके अलावा छोटे छोटे बेल्ट्स हैं, हर जगह प्रेजेंट है, ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट है, ठीक है। बट दीज आर सम ऑफ द मेन, आपको पता होना चाहिए, झरिया एंड बोकारो झारखंड के अंदर है, रानीगंज झारखंड के अंदर है, ठीक है। आपको ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली हमारा कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ एमपी लैट स्कीम। जैसा आपको पता है, जब कोविड आया था तो एमपी लैट्स को सस्पेंड कर दिया गया था फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स।
2020-21 एंड 21-22 के लिए दोनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो टेक्निकली अभी ये सस्पेंडेड होना चाहिए था, लेकिन इसको रिस्टोर कर दिया गया है बिकॉज अच्छी हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि 5 करोड़ मिलते थे, ठीक है, पहले के टाइम में 5 करोड़ मिलते थे जब नॉर्मली एमपी लैट्स चल रहा था। बट अभी बिकॉज एमपी लैट्स दोबारा स्टार्ट हुआ है तो एज अ रिकम्पनसेशन अमाउंट सिर्फ 2 करोड़ ही सैंक्शन किया जा रहा है हर एक एमपी को, ठीक है, पर एमपी 2 करोड़ सैंक्शन किया जा रहा है न्यू स्कीम के अंदर। नाउ ड्यूरिंग द पैंडेमिक गवर्नमेंट सेड दैट 8,000 करोड़ रुपीज जो नॉर्मली एमपी लैट्स में जाता है हर पर्टिकुलर ईयर में, दैट वुड हैव अदरवाइज गॉन इनटू द स्कीम विल गो टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड विल बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक। ठीक है, ये सोचकर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर दो साल के लिए। एमपी लैट्स का अगर हम कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लें तो 1993 में स्टार्ट हुआ था टू इनेबल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू रिकमेंड डेवलपमेंट वर्क इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर एक स्टेट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्ट में डिवाइडेड होता है, जहाँ पे जो इलेक्शन का एक सेक्टर होता है, इस पर्टिकुलर में इलेक्शन होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है, ऐसे ऐसे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एमपी चूज होता है उसके लिए 1993 से एक मेथड स्टार्ट किया गया था कि वो अपने पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके, इसलिए उसको 5 करोड़ रुपीस दिया जाता था। पहले 1 करोड़ था, ठीक है, फिर उसको इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया। एम क्या है, टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म में उस पर्टिकुलर विलेजेस को, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को हेल्प करेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर जो हम बनाएंगे यहाँ पर जो एसेट्स बनाएंगे, इट शुड बी बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोकली फेल्ट नीड में, देखिए इंडिया जो है, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, बिकॉज टेम्परेचर अलग है, हमारा एनवायरमेंट अलग है, हमारे क्लाइमेट्स अलग है। मतलब अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया और बिल्कुल नीचे का इंडिया का डिफरेंस देखेंगे तो देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तो हर एक जगह की रिक्वायरमेंट जो अलग अलग है, तो एमपी लैट्स का मेन चीज़ यही है कि जो भी डेवलपमेंट्स किए जाएंगे इट विल बी ऑन लोकली फेल्ट नीड्स। जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पे पानी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन की कमी हो वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हेल्थ के लिए हॉस्पिटल चाहिए वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वन साइज फिट ऑल का मतलब यूज़ नहीं करना है कि सबके लिए सेम चीज़ें कर दो, ऐसा नहीं होना है। जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट है उसको हिसाब से वैसा वहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। ओके, नाउ इनिशियली 1993 में जब इसको बनाया गया था तो इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट में प्लानिंग करना था तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर रखा गया था। बट वेरी नेक्स्ट ईयर 1994 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर डाल दिया गया था एंड अभी भी ये इसी मॉस्पी के अंदर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। नाउ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हर एक पर्टिकुलर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एनुअली, हर साल मिलते हैं, विच इज याद रखिएगा अगर इस एक पर्टिकुलर साल में 5 करोड़ खर्च नहीं होते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, जो पैसे बचते हैं वो अगले साल यूज किए जा सकते हैं। देखिए कुछ स्टेट्स ने एमपी लैड्स की ही बिल्कुल स्कीम पे एमएलए लैड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एलएडीएस। इसमें क्या होता है, फंड्स आर गिवन टू एमएलएस। एमपी लैड्स जो है, एमपी लैड्स जो स्कीम है, इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्वच्छ भारत मिशन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, संसद आदर्श ग्राम योजना। इन सब जो नेशनल लेवल के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन सब के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है ताकि बेटर तरीके से इनका डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अब देखिए हाउ डज एमपी लैड्स एग्जैक्टली वर्क। जो एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं वर्क बेस्ड ऑन द लोकली फेल्ट नीड्स ऑफ द सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो चूज हुए हैं वहाँ पर वो क्या क्या उनको लगता है कि डेवलपमेंट हो सकते हैं उसके हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं काम को। उसके बाद वो जाते हैं डीएम के पास, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज या कलेक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं। अब डीएम का काम होता है टू सैंक्शन द एलिजिबल वर्क, कहाँ कहाँ पर क्या काम एग्जैक्टली माइन्यूट लेवल पे करना है वो ये काम करते हैं। इसके अलावा कौन उस काम करेगा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा, वो डीएम डिसाइड करता है एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, सो सब कुछ ये होता है यहाँ पर डीएम के हाथों में होता है। नाउ यहाँ पर जितने काम हो जाते हैं वो सारे के सारे उनको डीए ऑफिस के अंदर उनको लिस्ट करना होता है और सिटीजन जो है आरटीआई फाइल करके डायरेक्टली स्टेटस ऑफ द वर्क के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, वो उसने फॉर्मुलेट किया है एमपी लैड्स, जैसा हमने पढ़ा 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हर एक साल में इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच। 2.5 करोड़ के 2 इंस्टॉलमेंट्स मिलते हैं हर पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी कि देखिए एमपी ऑल्दो एमपी के नाम पे निकलता है बट पैसा डायरेक्टली दिया जाता है किसको, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ताकि वो उस काम को डायरेक्टली कर सके। यहाँ पर एमपीज़ का फाइनेंशियली कोई रोल नहीं होता है, इनका काम बस इतना होता है कि उनको बताना होता है कि रिकमेंड करना होता है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना है। सो दिस वॉज ऑल द स्टैटिक पोर्शन ऑफ एमपी लैड्स। नाउ देखिए 2020 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है एमपी लैड्स के ऊपर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay. Now the question was that with reference to the funds of MP Lads, which of the following statements are correct? Correct statements पूछे हैं. First statement is MP Lads funds must be used to create durable assets like physical infra. तो हमने जैसा अभी देखा durable assets के लिए ही use करना है. That is correct. Second is a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population.
ऑब्वियसली बात है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर हम काम करेंगे तो हमें खास ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो SC पॉपुलेशन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हमें कुछ ना कुछ एक स्पेसिफाइड पोर्शन उनके लिए अलॉट करना ही पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर्ली काम उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। थर्ड स्टेटमेंट इज MPLADS funds they are sanctioned on yearly basis. Now this part is correct and the unused funds cannot be carried forward to the next year. Now जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर कोई पर्टिकुलर पैसा एक पर्टिकुलर ईयर में यूज नहीं होता है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट जैसे रॉन्ग होता है तो क्या होगा, यूपीएससी में हमेशा स्मार्ट खेलना है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो हमेशा चेक करो ऑप्शंस को। थर्ड स्टेटमेंट गया, थर्ड स्टेटमेंट गया, ओके। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, हमें पता है कि 1 and 2 करेक्ट है। Let's check out the fourth statement now. Now, the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Now, देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट काफी ट्रिकी था एंड इसने काफी लोगों को कंफ्यूज किया था बिकॉज ये किसी भी पर्टिकुलर बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए अगर MPLADS का पहली बात तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है। इसको इंप्लीमेंट कर रहा है कौन, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है वो इंप्लीमेंट कर रही है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम है इसको चेक करना? जी हाँ, बिल्कुल इसका काम इसका है बिल्कुल चेक करना। देखिए हमने यहाँ पे देखा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑल्सो। तो अगर ये इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियसली इसको चेक करना भी इनका ही काम है, ठीक है। अब देखिए अगर इनको रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन के लिए तो इनको चेक करना है, कितना चेक करेंगे। नाउ अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा होता 50% या फिर 60% तो हम शायद इसको सोचना पड़ता हमें कि यार मतलब कि क्या हर 100 काम में से क्या हर आधा काम हमें चेक करना पड़ेगा, क्या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को चेक करना पड़ेगा। बट नहीं, देखिए अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो इट आस्क्स फॉर ओनली 10%। तो यस ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी काम का कम से कम 10% तो कोई भी चेक करेगा। नो दिस वॉज अ लॉजिकल थिंग कि जिसको हमें ऐसे सॉल्व करना था। सो फोर्थ स्टेटमेंट वॉज करेक्ट एंड 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर, ठीक। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने प्री के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। हम अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं अबाउट द NSA मीट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीट ऑन अफगानिस्तान, ठीक है। तो हमारे जो ये है अजय डोवाल सर है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मीटिंग की बात की थी ऑन अफगानिस्तान, ठीक है, ऑन अफगानिस्तान इशू। नाउ इसमें टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए थे, ठीक है। इंडिया गया था, इसने इंडिया ने पाकिस्तान को और चाइना को भी इन्विटेशन भेजा था, पर पाकिस्तान चाइना दोनों ने मना कर दिया था, ओके। नाउ दिस वाज द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। इससे पहले 2 ऑलरेडी ईरान में हो चुके हैं, ये थर्ड जो है इंडिया में हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। नाउ इट कॉल्ड फॉर क्लोज कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। देखिए टेररिज्म है, पता है कि अफगानिस्तान के सॉइल टेररिज्म के लिए यूज ना हो इसलिए उसको टेररिज्म के लिए यूज कर रहे हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट हमने कॉपरेशन की बात की है, बट ड्रग ट्रैफिकिंग की बात क्यों की है? नाउ पॉइंट इज, देखिए अफगानिस्तान का जितना भी सोर्स ऑफ फंडिंग है उन सबको बंद कर दिया गया है बाय USA एंड डिफरेंट इंटरनेशनल मैकेनिज्म। जितने भी इंटरनेशनल अथॉरिटीज हैं उन सब ने फंडिंग बंद कर दिया है इसका अफगानिस्तान का। नाउ the only main source of funding that Afghanistan has, it is opium, that is drugs, ठीक है। तो वो ड्रग्स को बेचकर ही पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीट हुई है उसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि टेररिज्म के साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग को भी बंद करना है, बिकॉज ड्रग ट्रैफिकिंग वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास के हर एक रीजन में बेच रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, इंडिया के अंदर भी ड्रग्स एंड प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात ये भी की गई है कि जो सोशल और इकोनॉमिक और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन काफ़ी खराब हो रही है उसके लिए भी काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए वहाँ के जो हमारे रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने ये बोला है कि मल्टीपल डायलॉग मैकेनिज्म शुड नॉट कॉम्प्लिकेट द अनफोल्डिंग सिचुएशन। उन्होंने बोला है कि अगर अफगानिस्तान के साथ हमें टैकल करना है तो हमें किसी एक चैनल के थ्रू टैकल करना पड़ेगा। मतलब हम सबको सारी जितने भी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड है उन सबको साथ में मिलकर इसके लिए काम करना होगा, साथ में मिलकर अफगानिस्तान से बातें करनी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मल्टीपल डायलॉग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, मतलब जैसे इंडिया ने अभी अपना NSA मीट स्टार्ट किया है, पाकिस्तान अपना अलग कर रहा है, चाइना अपना अलग कर रहा है, USA अपना अलग कर रहा है, तो ये प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं करेगा इसको, सिचुएशन को सॉल्व नहीं करेगा। तालिबान की अफगानिस्तान को अगर बात करना है तो हम सबको साथ मिलकर सिंगल फ्रंट से बात करनी ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दे डिसाइडेड टू एक्सटेंड हेल्प अक्रॉस द अफगानिस्तान इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। मतलब ऐसा नहीं करना है हमें कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने हेल्प प्रोवाइड किया, किसी और को नहीं किया। हमें हर एक कम्युनिटी को प्रॉपर्ली हेल्प प्रोवाइड करनी है। पाकिस्तान और चाइना को जैसा हमने बात की ऑलरेडी, इनको इन्वाइट किया गया था बट उन्होंने स्टे अवे किया, मतलब वो नहीं आए, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा अफगानिस्तान का भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस मीट के अंदर नहीं था, ठीक है। सो ये एक इनफॉर्मल मीट था, इनफॉर्मल इन द सेंस कि अफगानिस्तान की जिसके ऊपर बात हो रही थी वो तो खुद यहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली रीजनल बॉडी की तरह यहाँ पर बात की है और सॉल्व करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूशन कैन ओनली कम थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ए इंक्लूसिव गवर्नमेंट। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पर सारे के सारे एथनिक ग्रुप सबके सब एक साथ पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट बनाए ताकि सब एक साथ मिलकर काम कर सकें, ठीक है। दिस वॉज अबाउट NSA मीट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन कलारी पयट्टू। नाउ कलारी पयट्टू है क्या? इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला,
ठीक है। नाउ इट इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो एंशिएंट नॉलेज था उसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म को बनाया गया था एंड उसको आज भी प्रैक्टिस किया जाता है केरला और तमिलनाडु के साइड में। नाउ जिस प्लेस पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कलरी एंड इट सिंपली मीन्स जिम्नेजियम, ठीक है। वर्ड जो ये दिस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल तमिल के जो सिंगम लिटरेचर था उसके अंदर ये मतलब लिखा गया था, इसका मतलब था बैटलफील्ड, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड दैट इज बीइंग प्रैक्टिस सिंस 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न कुंगफू, जो चाइना में जापान में कुंगफू जो ओरिजिनेटेड है, इंडिया के अंदर भी इसको काफ़ी प्ले किया जाता है, उसका ये फादर माना जाता है, ठीक है। सो कुंगफू इज द सक्सेसर ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट। ओके, नाउ इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे एनिमल डिफेंस मैकेनिज्म्स को, मूवमेंट्स को यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स के। देखिए यहाँ पे एलिफेंट पोज, लायन पोज, स्नेक पोज, ठीक है, कैट पोज, हॉर्स पोज, वाइल्ड बोर पोज, पीकॉक पोज एंड रूस्टर पोज। ये डिफरेंट डिफरेंट जो पोजेस हैं जो इस पर्टिकुलर के अंदर यूज किया जाता है, इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट फॉर्म दैट एनिमल पोजेस आर बीइंग यूज्ड एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, तो इसका आंसर होगा दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नाउ देखिए इस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट फॉर्म पे ऑलरेडी प्रीलिम्स जो यूपीएससी जो है 2014 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ इट इज an ancient bhakti cult of Shaivism still prevalent in some part of South India, so this is wrong as we know. Now ancient style bronze and brass work still found in south part of Coromandel area, this is also wrong. इसके अलावा it is an ancient form of dance drama and a living tradition in north part of Malabar, this is also wrong. And the fourth one is it is the ancient martial art and a living tradition in some part of South India, this is absolutely correct, ठीक है। So this was a UPSC 2014 question, so this was an easy one. Now let's talk about the next topic, that is Coringa wildlife sanctuary. Now यहाँ पर न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज कॉलरिंग ऑफ फिशिंग कैट्स इज बीइंग डन हियर, ठीक है। इंडिया का पहला सच प्रोजेक्ट है और बांग्लादेश में ऑलरेडी किया जा चुका है कि उनकी कॉलरिंग की जरिए। कॉलरिंग का मतलब क्या होता है, एक कैट है अगर तो कैट के गले में क्या होगा, एक कॉलर बांध दिया जाएगा ताकि जहाँ पर भी वो जाएगा ना, जहाँ पर भी वो जाएगा उसकी प्रॉपर्ली मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं। इससे हमें क्या समझ आएगा, इससे हमें उसका हैबिटेट समझ आएगा कि कैसे वो लोग कहाँ कहाँ मूव करते हैं, किस क्या क्या चीज़ पे फीड करते हैं, उनके बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमें, ठीक है। ओके, पहले हम कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं। इट इज़ इन आंध्र प्रदेश और काकीनाडा पोर्ट से अराउंड 18 किलोमीटर दूर है ये गोदावरी एस्चुरी का पार्ट है ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दीज आर देयर फेवरेट ऑफ यूपीएससी, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोदावरी एस्चुरी का पार्ट है, डायरेक्टली स्टेटमेंट आ सकता है। इसके अलावा इट हैज़ एक्सटेंसिव मैंग्रोव्स एंड ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसके अंदर का ये ट्री सिस्टम है, ठीक है। किस टाइप के यहाँ पे ट्रीज मिलते हैं, मैंग्रोव ट्रीज मिलते हैं और इसके अलावा ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ट्रीज मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जैसे कि वाइट बैक वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पर जो आती हैं बिकॉज यहाँ का जो मैंग्रोव्स हैं उसके अंदर उसके बैक वाटर्स में बहुत सारा फीड अवेलेबल है, फिशेस वगैरह अवेलेबल होती हैं, प्लांट्स अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर वो रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स वगैरह आती हैं, ठीक है। आपने लास्ट ईयर देखा होगा जो फ्लेमिंगो है वो भी यहाँ पर आई थी, ठीक है। बहुत दिनों के बाद वहाँ पर अराउंड 20 ईयर्स के बाद यहाँ पे फ्लेमिंगो को देखा गया था। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ 18 किलोमीटर लॉन्ग सैंड पिट। सैंड पिट का मतलब होता है रेत का जो पिट है वो मिलता है बिकॉज यहाँ पर ऑलिव रिडले जो सी टर्टल्स है वो भी यहाँ पर नेस्टिंग करती हैं, ठीक है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ओके, आपको ध्यान रखना है कि जो ऑलिव रिडले सी टर्टल्स होते हैं वो जो नेस्टिंग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एरिबादा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एरिबाडा। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये एरिबाडा, आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है। नाउ इसके अलावा देखिए ये मैंग्रोव, अगर हम आंध्र प्रदेश को देखें, आंध्र प्रदेश में आपको दिस इज कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ओके, आपको ये ध्यान रखना है इसकी लोकेशन बिल्कुल ये पोर्ट के पास में है, जैसा हमने बात किया था कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल पोर्ट के पास में है एंड काकीनाडा पोर्ट जो है उसकी जस्ट बगल में है। हम उसको भी मैप पे देखते हैं। उसके बाद उससे पहले हम चेक करते हैं होप आइलैंड। होप आइलैंड भी इसी टॉपिक का पार्ट है। देखिए एक बहुत ही टैडपोल शेप्ड आइलैंड, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, टैडपोल शेप्ड आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ काकीनाडा, जैसे हमने बात की थी काकीनाडा के पास में ही इसका भी कोस्ट है, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है ये, ठीक है। नाउ अगेन यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किसका पार्ट है। ये 16 किलोमीटर लंबा है, ये लॉन्ग स्पिट है फ्रॉम द सैंड कैरिड बाई वाटर्स ऑफ गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा जो है उससे ये डायरेक्टली शो होता है। होप आइलैंड की बात करें, ये इस पर्टिकुलर सिटी को बचाता है फ्रॉम काकीनाडा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स, जो बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म्स आती हैं उससे उसको बचाने की कोशिश करता है फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जितने भी इससे फॉर्म होती है। इट एक्ट्स एज नेचुरल ब्रेक वाटर। ब्रेक वाटर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे अगर ये शोर है, ठीक है, और यहाँ से ये पर्टिकुलर सी है, तो यहाँ से जितना भी हैवी रेनफॉल हैवी वाटर आएंगे ना, वो अगर किसी तरीके से यहाँ पर रोक दिया जाए
तो वो डायरेक्टली डैमेज कॉज नहीं करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ये हमारा होप आइलैंड है वो एक ब्रेक वाटर की तरह काम करता है कि पानी को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर शोर है वहाँ पर ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। इसी कारण इस पर्टिकुलर आइलैंड होने के कारण ही देखिए काकीनाडा पोर्ट जो है इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट नेचुरल पोर्ट्स इन ईस्टर्न कोस्ट, बिकॉज यहाँ पर पानी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फोर्स में नहीं आता है और उसके कारण कभी डैमेज कॉज नहीं करता है। अब अगर हम देखेंगे काकीनाडा इज अ प्लेस है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और यहाँ पर है होप आइलैंड। देखिए दिस इज अ टैडपोल शेप्ड, टैडपोल का मतलब होता है छोटा मेढक, ठीक है, छोटा मेढक। नाउ होप आइलैंड है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जस्ट बगल में और काकीनाडा पोर्ट से जस्ट पास में है, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमने देखा कि कॉर्डिंग किसकी की जा रही है, फिशिंग कैट्स की। तो हम फिशिंग कैट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नाउ इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वाइस द साइज ऑफ हाउस कैट, आप ऐसे देख सकते हैं, देखने में काफ़ी लार्ज लग रही है। इट इज़ नॉक्टर्नल, यानी कि ये रातों में ज़्यादा एक्टिव होती है, नाइट में ज़्यादा एक्टिव होती है। इट प्रेज ऑन फ्रॉग, फिश, क्रस्टासीन्स, स्नेक्स, बर्ड्स, स्कैवेंजर्स ऑन कार्कास ऑफ लार्ज एनिमल्स। तो ये बेसिकली फुल ऑन ये है कार्निवोरस होती है, जो कि ठीक है ये सब चीज़ें खाती हैं। इसके अलावा दे ब्रीड ऑल ईयर राउंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे साल ब्रीडिंग कर सकती है, ठीक है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एरियाज ऑफ डेंस वेजिटेशन, जहाँ पे डेंस वेजिटेशन है वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, क्लोज टू वाटर बॉडीज एंड देर एक्सलेंट स्विमर्स ऑल्सो, तो पानी के अंदर भी आराम से इजिली ट्रैवल कर सकती हैं। हैबिटेट की बात करें इंडिया के अंदर, दे फाउंड इन मैंग्रोव्स इन सुंदरबन, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सुंदरबंस, ठीक है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, इन सब में और कुछ यहाँ पर पाई जाती हैं, और इसके बाद श्रीलंका में पाई जाती हैं, ठीक है। आयुसेन की बात करें, आयुसेन स्टेटस में इसको वल्नरेबल का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज अबाउट S-400 मिसाइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये है S-400 मिसाइल्स, एक मोबाइल है एंड सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ हिट कर सकता है। डिजाइन बाय रशिया। इट कैन डिस्ट्रॉय एयरबॉर्न टारगेट्स विद इन रेंज ऑफ 250 किलोमीटर्स, ये इसका रेंज है। एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग फास्ट मूविंग टारगेट्स, जो बहुत ही फास्ट, जैसे कि जो कोई फाइटर एयरक्राफ्ट अगर हमारी तरफ आ रहा है, हम पे अटैक करने आ रहा है, तो उसको ये हवा में ही मार सकता है, ठीक है। इट कैन फायर 3 टाइप ऑफ मिसाइल्स, 3 टाइप के मिसाइल फायर करने के कारण ये एक लेयर डिफेंस क्रिएट कर देता है, जिसके कारण कोई भी अनवांटेड चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली घुस नहीं सकती है। इट कैन ट्रैक 100 एयरबॉर्न टारगेट्स एंड इंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली, ये 100 से ज़्यादा चीज़ों को, मतलब कोई भी अगर हमारी तरफ आ रहा है, फाइटर चीज़ें आ रही हैं, जो एयरबॉर्न चीज़ें आ रही हैं, उसको ट्रैक कर सकता है एंड 6 को डायरेक्टली इंगेज कर सकता है एक बार में, ठीक है। पहले 6 को, फिर उसके बाद फिर 6 को, ऐसे करते करते इंक्रीज कर सकता है। नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एफिशिएंटली ऑपरेशनल डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सर्फेस एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। देखिए सर्फेस टू एयर मिसाइल जितने भी है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यही है। इट इज मच अहेड ऑफ यूएसए का थार्ड, देखिए थर्ड मिसाइल है। थर्ड का फुल फॉर्म क्या है, देखिए ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो कि यूएसए का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो यूएसए ने अपने यहाँ पर प्रॉपर्ली लगा के रखा हुआ है कि कोई भी अगर यूएसए पे अटैक करेगा तो थर्ड से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है हवा के अंदर ही। नाउ इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है S-400 की, इसलिए इंडिया ने रशिया से खरीदा है ये पर्टिकुलर मिसाइल, ठीक है। इंडिया के लिए कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि कार्सा नाम की एक लॉ है यूएसए की, उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर यूएसए जो है इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा सकता है। हम कार्सा के बारे में समझते हैं, उससे पहले S-400 को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टोटल 4 इसके मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉन्ग रेंज सर्विलेंस चीज़ें होती रहती हैं, सर्विलेंस करता रहता है, कोई भी अगर एयरक्राफ्ट है अगर आ रही है हमारे एयर जोन के अंदर आ रही है, जो हम पर अटैक करने आ रही है, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कमांड व्हीकल को। कमांड व्हीकल जो है इन्फॉर्मेशन देता है इंगेजमेंट करने के लिए, और इंगेजमेंट करने के बाद क्या होता है, लॉन्च व्हीकल के पास इन्फॉर्मेशन जाता है एंड वो अटैक कर देता है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट पे, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो एयरबॉर्न हो, जो हमारी तरफ आ रही है हम पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अटैक कर सकता है। तो दिस इज हाउ S-400 वर्क्स। इसके अलावा जिस कार्सा के बारे में हम बात करें तो उसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं। कार्सा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसका मतलब है जो अमेरिका के जितने भी एडवर्सरीज हैं, मतलब दुश्मन है, उन सब पे सैंक्शंस लगा के उनको रोकने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। नाउ एम क्या है, एम इज टू काउंटर ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। ये 3 ऐसी कंट्रीज है जिनके अगेंस्ट बेसिकली ये यूज करना चाहता है, ठीक है, जिनके अगेंस्ट ये लगाई गई है, कार्सा एक्ट लगाई गई है थ्रू प्यूनिटी मेजर्स। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। इट इंक्लूड्स सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज दैट इंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर्स। देखिए ये 3 तो मेन कंट्रीज हो गए। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंट्री जो रशिया के साथ डिफेंस या फिर इंटेलिजेंस की कोई भी वो करता है, कोई भी चीज़ें खरीदता है या फिर बेचता है, तो उसके ऊपर भी कार्सा के अंदर ये वो लगा सकता है, सैंक्शन लगा सकता है, ऐसा यूएसए के का लॉ बोलता है। इसलिए बोल रहे हैं जो हमने S-400 मिसाइल खरीदा है रशिया से, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया ने S-400 का पहला बैच, फर्स्ट बैच अभी इंडिया को रिसेंटली मिला है कुछ दिन पहले, ठीक है। तो अगर कुछ दिन पहले मिला है, इसका मतलब है कि यूएसए का जो ये कार्सा एक्ट है उसको हमने वायलेट किया है, तो हो सकता है कि यूएसए इंडिया के ऊपर वो लगाएगा,
सैंक्शंस लगाएगा। बट बात ये भी की जा रही है कि शायद ना लगाए, बिकॉज यूएसए और इंडिया काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे पार्टनर्स हैं और उनका काफ़ी इंगेजमेंट अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है, बिकॉज देखिए कार्सा के अंदर एक पर्टिकुलर जो वो है प्रोविजन है, उसमें वेवर का भी बोला गया है कि वेवर भी मिल सकता है, लेकिन वेवर ले के कुछ कंडीशंस हैं। अगर इंडिया ये बताए यूएसए को कि मैं रशिया के साथ अपना डील धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, ठीक है, तो जाकर क्या है, यूएसए इंडिया को वेवर दे सकता है। तो ये बात चल रही है कि क्या इंडिया को यूएसए से वेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ सैंक्शंस क्या है, जो यूएसए अगर कार्सा के अंदर सैंक्शंस लगाएगा, सैंक्शंस है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन लोन टू द सैंक्शन पर्सन, जिसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा उसको लोन नहीं देगा यूएसए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एग्जिम बैंक जो है, वो एक्सपोर्ट में कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को। इसके अलावा यूएसए गवर्नमेंट जो है कोई भी चीज़ प्रोक्योर नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ से, कोई भी गुड्स या सर्विसेज कुछ भी नहीं खरीदेगी सैंक्शन पर्सन से। इसके अलावा जो भी सैंक्शन पर्सन है उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनको कोई भी किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। इसके अलावा देखिए इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसके अगेंस्ट कार्सा के अगेंस्ट प्रोविजन हो सकता है। इसके अलावा देखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली S-400 की डील की थी जो रशिया के उसके कारण इंडिया के ऊपर हो सकता था। चाइना ने देखिए पावर ऑफ साइबेरिया नाम की गैस पाइपलाइन स्टार्ट की थी रशिया के साथ, तो इसलिए हो सकता है, माना गया था कि इसके ऊपर भी कार्सा के अगेंस्ट एक्शन सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया ने देखिए रशिया से SU-35 खरीदा है। टर्की ने यहाँ पर देखिए अक्यू नाम का एक रशिया के साथ पावर स्टेशन बनाने की कोशिश की है। वियतनाम ने यहाँ पर रशिया के साथ वेपन्स खरीदा है और ईयू ने भी रशिया के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 नाम की एक पाइपलाइन को स्टार्ट किया है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो रशिया के साथ ये सब वो कंट्री जो रशिया के साथ कुछ ना कुछ डील करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि यूएसए इनके ऊपर वो लगाएगा, सैंक्शंस लगाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इंडिया के ऊपर लगता है या नहीं लगता है, बट चांसेस ये हैं कि यूएसए इंडिया के ऊपर शायद सैंक्शंस ना लगाए एंड इंडिया को वेवर प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज इंडिया एंड यूएसए दे आर ग्रोइंग टू बी अ गुड पार्टनर्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आज के न्यूज़पेपर में। अब हम उसको रिवीजन फॉर्मेट में देख लेते हैं, इन ट्रू या फॉल्स फॉर्मेट। आपको आंसर करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज दैट कोल माइनर्स दे कैन सफर asphyxia due to methane poisoning. Second is that MPLAT scheme has been restarted by granting 2 crore instead of 5 crores. Third is in the recent NSA meet, Afghanistan was represented by their new prime minister. Fourth is Kung Fu is the successor of this particular martial art form. Next is Coringa Wildlife Sanctuary is located on estuary of Krishna River. Next is fishing cat has been declared endangered in IUCN status. नेक्स्ट इज थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज ऑफ यूएसए, ठीक है। तो आपको इसके आंसर करने हैं कि वेदर दे आर ट्रू और दे आर फॉल्स, ठीक है। और जिस तरह इसके आंसर हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे, जैसे कल के जो आंसर्स हैं वो ये रहे। First is that FCRA is regulated by Ministry of Finance. This is a false statement. This is by Ministry of Home Affairs, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, Ministry of Home Affairs जो है वो इसको संभालता है FCRA को। इसके अलावा चेन्नई जो है इट इज द क्लोजेस्ट सिटी टू सी लेवल इन साउथ इंडिया, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड इज कोवैक्सीन ऑल्टर्स द आरएनए स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऑल्टर नहीं करता है वो, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। फोर्थ इज मुल्लापेरियार डैम जो है इट हैज बीन लीज्ड टू तमिलनाडु फॉर 99 ईयर्स बाय राजा ऑफ, नहीं 99 ईयर्स नहीं है, इट इज 999 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरस रूट्स ऑफ कैनाबिट प्लांट्स इज द मेन सोर्स ऑफ कैनाबिट्स, जी नहीं, कल हमने बात की थी इसके बारे में, जो फ्लावर्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं दे आर द मेन सोर्स, इट इज नॉट द रूट्स। नेक्स्ट इज 054A, इट इज अ वॉरशिप रिसेंटली गिवन बाय चाइना टू पाकिस्तान, इट इज नॉट अ वॉरशिप, इट इज अ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बेलारूस इज द ओनली डबल लैंडलॉर्ड कंट्री इन यूरोप, नो दिस इज फॉल्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई डबल लैंडलॉर्ड कंट्री अकेला नहीं है, पहली बात तो ये सिंगल लैंडलॉर्ड कंट्री है एंड इट इज नॉट द ओनली। इसकी बात करें, सॉरी 054A की बात करें, इट इज नॉट अ टॉर्पीडो, इट इज अ फ्रिगेट, ठीक है। तो ये फ्रिगेट है जो कि चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।